नंबर 15। पेशकश मीरे कारवान। वो बेचारी भी एक चौधरी के हाथों मारी गई और मुझे इस बात का अफसोस रहेगा। चौधरी के हाथों? जानकी ने हैरत से मेरी तरफ देखा। गंगोली चौधरी इंसान नहीं, वहशी दरिंदा था। मैंने कहा, उसने कम से कम अपने 3 आदमियों को तो मेरे सामने मौत के घाट उतार दिया था। उनमें से एक का कसूर ये था कि उसने बमला का भरोसा लेने की कोशिश की थी, जबकि वो बमला को अपनी मलकियत समझ चुका था, और कुरोशा को महज इसलिए उसने छलनी कर दिया कि उसने हमें वहां से भागने में हमारी मदद की थी। और मुझे अफसोस ये हुआ कि मैं उस वक्त कुरोशा की कोई मदद नहीं कर सका था। लेकिन बहरहाल मैंने गंगोली से उसकी मौत का बदला ले लिया। और दीदी, वो तो राक्षस था, राक्षस। बमला ने कहा, मुझे तो उसकी शक्ल देखकर ही खौफ आने लगता था। अजीब जिंदगी है उन डाकुओं की भी, जानकी ने गहरा सांस लेते हुए कहा। वो कुछ और भी कहना चाहती थी, मगर एक गाड़ी को सड़क से इस तरफ मुड़ते देखकर खामोश हो गई। मैं भी इस गाड़ी की तरफ देखने लगा, जो चंद सेकंड बाद ही हट के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। वो पुलिस की जीप थी। इंस्पेक्टर पांडे के साथ 2 और पुलिस ऑफिसर जीप से उतरकर हमारी तरफ आ गए। उनमें एक इंस्पेक्टर था और दूसरा एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस। वो दोनों वर्दी में थे, जबकि इंस्पेक्टर पांडे सादा लिबास में था। उसने सफारी सूट पहन रखा था और जख्मी बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी। वो लोग करीब आए तो हम उठकर खड़े हो गए और तीनों ने उससे हाथ मिलाया, और बमला और जानकी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यहाँ सिर्फ 4 कुर्सियां पड़ी हुई थी। मैं बरामदे से 2 और कुर्सियां उठा लाया। ये हमारे एसीपी मिस्टर भंडारी हैं, इंस्पेक्टर पांडे ने तारुफ कराया, और ये इंस्पेक्टर जारमनी दास। हम आप दोनों का बयान रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। इसके अलावा क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। सरकार ने गंगोली चौधरी के जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर कर रखा था। आप दोनों ने, खास तौर पर आपने हिम्मत सिंह, उसे मेरी तरफ देखते हुए बात जारी रखी, गंगोली चौधरी के गिरोह के हाथ में और गंगोली चौधरी को अंजाम तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा किया। इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि इनाम की रकम आप दोनों की खिदमत में पेश कर दी जाए। मैंने बमला और जानकी की तरफ देखा और उन दोनों की आंखों में चमक उभर आई, और बमला का चेहरा तो तमतमा उठा। इसलिए नहीं कि 5 लाख का इनाम मिल रहा था, बल्कि इसलिए कि सरकार ने हमारी खिदमत का एतराफ किया था। पांडे जी, मैंने कहा, आप इस बात के चश्मदीद गवाह हैं कि गंगोली चौधरी ने किस तरह अपने आदमियों को मारा था। इसमें कोई शुपा नहीं कि हम अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, लेकिन गंगोली चौधरी के गिरोह के हाथ में उन पुलिस एहलकारों ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है, जिन्होंने इस मुहिम में हिस्सा लिया था, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने देकर उस गिरोह का कला कमा किया और आइंदा के लिए लोगों को उसकी दहशत से निजात दिलाई। इनाम के हकदार भी वही हैं। इसलिए मेरी और बमला की ख्वाहिश ये है कि इनामी रकम इस मार्के में जान गंवाने वाले एहलकारों में तकसीम कर दी जाए। मैं आपकी खिदमत की कदर करता हूँ। हिम्मत सिंह जी, एसपी भंडारी ने कहा, ये एक बहुत बड़ी रकम है और इस पर उन्हीं का हक है। मैंने इसकी बात काट दी और बयान देने के लिए हम तैयार हैं। शुक्रिया मिस्टर हिम्मत सिंह, एसीपी ने कहा। इस पर तो हम आपसे सिर्फ बात करने आए थे। बयान देने के लिए आपको कोतवाली तक आने की जहमत करनी पड़ेगी। 9 और 11 के दरमियान तशरीफ ले आइए। उस वक्त मैं भी वहां पर मौजूद होऊंगा। हम पहुंच जाएंगे, मैंने कहा। वो लोग उठकर अपनी जीप की तरफ बढ़े ही थे। रूपमती और ठाकर भी आ गए। ठाकर ने पुलिस वालों से पिजारो जरा हटकर रोकी थी। ठाकर के आने के बाद वो 2 मिनट रुके और फिर चले गए। इस वक्त मुझे एक और बात भी याद आ गई। इंस्पेक्टर पांडे, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, उस कांस्टेबल और गंगोली चौधरी की लाशों को उठाने का या वहां से लेकर आने का कोई इंतजाम किया या नहीं? शाम से पहले ही पुलिस की एक पार्टी बस्ती के उस तरफ रवाना कर दी गई थी। इंस्पेक्टर पांडे ने कहा, रात के तक वो लोग भेल कबीले की बस्ती में रहेंगे। सवेरे वहां से आगे रवाना हो जाएंगे। मैंने इंचार्ज को लोकेशन समझा दी है। गंगोली चौधरी अगर जंगली जानवरों की चीरा दस्ती से बच गया तो उसकी लाश को
शहर चौराहे पर रख दिया जाएगा ताकि लोग अपनी आंखों से देख सकें कि जिस शख्स ने कई वर्षों से उनका जीना हराम कर रखा था उसका अंजाम बिलाहिर क्या हुआ। मैं झुरझुरी लेकर रह गया। ये अंजाम वाकई बहुत इबरतनाक था। उनके जाने के बाद हम हट के अंदर गए। ठाकर होटल से खाना ले आया था। रूपमती ने पिजारों से बास्केट निकालकर जानकी के हवाले कर दी और फिर तकरीबन 15 मिनट के बाद हम सब बैठे खाना खा रहे थे। नया पैराग्राफ। बदेशी साधु का सुराग बड़ी मुश्किल से मिला था। अगले रोज पुलिस से फारिग होने के बाद मैं और ठाकर पिजारों पर धूलपुर की तरफ रवाना हो गए थे। उस रोज सुबह सवेरे हल्की सी बारिश हुई थी जिससे कच्चा रास्ता दलदल बन गया था। धूलपुर का फासला अगरचे ज्यादा नहीं था लेकिन वहां पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लग गया था। ठाकर ने पिजारो बस्ती के मरकजी चौराहे पर एक तरफ गाड़ी रोक ली। ये चौराहा खासा बड़ा था जिसके ऐन वस्त में पीपल के 2 दरख्त भी थे। उसके गिर्द तकरीबन 2 फुट ऊंचा वसी और इतना ही बड़ा चबूतरा बना हुआ था। दरख्तों की जड़ों के करीब सूखे हुए फूल, कच्ची दाल और चावल वगैरह बिखरे हुए थे और वहां चींटियों की भरमार थी। ये हिंदू भी अजीब हैं। कोई चीज ऐसी नहीं जिसे भगवान मारकर ये उसकी पूजा न करते हों। पीपल के दरख्त को भी मुकद्दस समझा जाता है और तुलसी के पौधे की तो बाकायदा पूजा की जाती है। घरों में तुलसी का पौधा लगाना बाइसे बरकत समझा जाता है। 2 आदमी चबूतरे की मुंडेर पर बैठे हुए थे। हमने गली के मोड़ पर बनिए की दुकान के सामने गाड़ी रोकी थी। दुकान के सामने भी 3 आदमी बैठे हुए थे। हमें देखकर वो आपस में सरगोशियां करने लगे। जिस रोज उस औरत को सती किया गया था उस दिन भी हम यहाँ मौजूद थे। उस रोज हमें बस्ती के ज्यादा लोगों ने नहीं देखा था लेकिन दुकान के सामने बैठे हुए आदमी में से एक चेहरा ऐसा था जिसे मैंने पहचान लिया था। उस आदमी को मैंने उस रोज भी देखा था, बल्कि मेरा ख्याल था उसी से हमने उस पंडित के बारे में दरियाफ्त किया था। ठाकुर ने इंजन बंद कर दिया और एक आदमी को बुलाने के लिए उसने इशारा किया। एक के बजाय 2 आदमी उठकर गाड़ी के करीब आ गए। दोनों ने हाथ उठाकर प्रणाम किया। जी महाराज। उनमें से एक ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा। वो पंडित कहाँ मिलेगा? ठाकुर ने पूछा। वो पंडित जी तो इससे अगले ही रोज यहाँ से चले गए थे। जब पिछली बार आप यहाँ आए थे आपके साथ एक देवी जी भी थी। उस शख्स ने जवाब दिया। वो दुबला पतला सा आदमी था और उसकी उम्र 30-32 साल से ज्यादा नहीं थी। मैं दिल में मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। उसे ये भी याद था कि उस रोज हमारे साथ कोई औरत भी थी। मैं इस पंडित की बात नहीं कर रहा, ठाकुर ने कहा। मैं बदेशी साधु के बारे में पूछ रहा हूँ। उसके साथ 2 चेले भी थे। अच्छा, वो बदेशी साधु? वो शख्स गहरा सांस लेते हुए बोला। कल शाम तक तो वो पंडित सरबराज जी का मेहमान था और फिर वो अपने चेलों के साथ रात ही कहीं चला गया था। पंडित सोभराज कहाँ मिलेगा? ठाकुर ने पूछा। वो सामने वाली गली में सीधे हाथ मुड़ जाओ। वहां मंदिर के साथ ही पंडित सोभराज का मकान है और वो इस वक्त घर पर ही होगा। उस शख्स ने सामने इशारा करते हुए कहा। धन्यवाद। ठाकुर ने हाथ उठाकर उसका शुक्रिया अदा किया और इंजन स्टार्ट कर दिया। गाड़ी चौराहे से घूमकर सामने दाईं गली में दाखिल हो गई और फिर वहां से दाईं तरफ मोड़ने की बजाय ठाकुर ने गाड़ी रोक ली और इंजन बंद करके नीचे उतर आया। गली ज्यादा चौड़ी नहीं थी। बाईं तरफ शुरू ही में एक मकान के रकबे के बराबर मंदिर और उससे आगे पंडित का मकान था। हमें दरवाजे पर दस्तक देने या पंडित सोभराज को तलाश करने की जरूरत पेश नहीं आई, क्योंकि हम जैसे ही मंदिर के सामने से गुजरे एक आदमी मुल्हका मकान के दरवाजे से बरामद हुआ। वो लिबास और सूरत से ही कोई पंडित या पुजारी लगता था। पैर में लकड़ी की खड़ावें, महसूस अंदाज में पहनी हुई धोती, जबकि जिस्म के बलाई हिस्से पर जर्द रंग की चादर भी महसूस अंदाज में लिपटी हुई थी। इस चादर पर जा बजा ओम छपा हुआ था। ऐसी चादरें बाजार में आम तौर पर सस्ते दामों मिल जाती थी। उस शख्स का सर गंजा था, माथे पर सफेद कशका और उससे जरा ऊपर सुर्ख तिलक और दोनों रुखसानों पर भी ऊपर से नीचे संदूर की लकीरें सी खींची हुई थी। उसकी आंखें छोटी और दोनों कानों में चांदी की बालियां थी। सूरत ही से वो कट्टर मुतासिब
और कीना परवर हिंदू लगता था। उसकी बटन जैसी आंखों में अय्यारी की चमक नुमाया थी। ठाकुर ने दोनों हाथ उठाकर प्रणाम किया तो वो रुक कर कीना तोज नजरों से बारी बारी हम दोनों की तरफ देखने लगा और फिर बादल न हंसता उसने दोनों हाथ उठाकर जोड़ दिए। कौन हो तुम लोग? कहाँ से आए हो? उसने पूछा। उसके लहजे में भी कीना तोजी की झलक नुमाया थी। लगता था जैसे वो सबको अपने से कमतर समझता हो। हवन हवन कराना है पंडित जी। हवन आग में घी फेंकने की हिंदुआना रस्म, इसे होम भी कहते हैं। हम आपको लेने आए हैं। ठाकर ने 100 रुपये का एक नोट निकालकर उसकी मुट्ठी में दबा दिया। कहाँ से आए हो तुम लोग? इस बस्ती के तो नहीं? मैं तो इस बस्ती के एक एक चेहरे को पहचानता हूँ, पंडित ने कहा। उसने नोट मुट्ठी में दबाया था। हम सारस्का से आए हैं पंडित जी, आपको वापस यहाँ छोड़ देंगे, ठाकर ने कहा। सारस्का? क्या शहर में कोई पंडित नहीं रह गया जो? बात यह है पंडित जी, ठाकर ने कहा। पंडित तो शहर में बहुत हैं, लेकिन हम जरा पुरानी ख्यालात के लोग हैं। आजकल के पंडित और पुजारी तो धर्म की पुरानी रस्मों को भूल चुके हैं। मुझे तो शक है कि वो श्लोक भी ठीक पढ़ते हैं या नहीं। आपके बारे में सुना तो हम यहाँ आ गए, और आपके देखा तो दर्शन हो गया और यकीन हो गया और विश्वास हो गया कि आप हवन ठीक रहेगा। आप इनकार न कीजिए पंडित जी। कितनी देर लगेगी? पंडित ने पूछा और आसमान पर छाए हुए बादलों को देखने लगा। सब तैयारी मुकम्मल है पंडित जी, ठाकुर ने जवाब दिया। ज्यादा देर नहीं लगेगी। हमारे पास गाड़ी है, हम आपको वापस यहाँ छोड़ जाएंगे। पंडित सोभराज चंद लम्हे खामोश रहा, फिर वहीं रुकने का इशारा करके दोबारा घर में घुस गया। उसकी वापसी में 10 मिनट लगे थे। इस मर्तबा उसने कंधे पर एक थैला लटका रखा था। हम उसके साथ बाहर वाली गली में आ गए। पुजारी के इर्द गिर्द कई बच्चे जमा थे और एक तो बोनट पर बैठा हुआ था, लेकिन फिर वो सब हमें देखकर भाग गए। ठाकर ने दरवाज़ा खोलकर पहले पंडित सोभराज को सीट पर बिठाया और फिर खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैं उसके साथ ही पैसेंजर सीट पर विराजमान हो गया था। ठाकर गाड़ी को उस चौक की तरफ से नहीं बल्कि एक गली से निकाल कर ले गया था। पिछली सीट पर बैठा हुआ पंडित जेरे लब कुछ बुड़बुड़ा रहा था। बस्ती से तकरीबन 2 मील पुराने 2 मील घुमाने के बाद ठाकर ने गाड़ी को असल रास्ते से हटाकर बाईं तरफ मोड़ दिया। इधर किधर जा रहे हो मूर्ख? शहर का रास्ता सामने है। पंडित सोभराज फौरन ही बोल पड़ा। सुबह बारिश की वजह से वो कच्चा रास्ता दलदल बन गया है पंडित जी, गाड़ी कीचड़ में फंस जाएगी, इसलिए जरा चक्कर काट के जाना पड़ेगा, ठाकुर ने कहा। इस तरफ कोई बाकायदा रास्ता नहीं था। आग के पौधे और बबूल की झाड़ियों की बहुतात थी। ठाकर इन्हीं झाड़ियों में गाड़ी चलाता रहा। तकरीबन निस्फ मील का फासला तय करने के बाद ठाकर ने गाड़ी रोककर इंजन बंद कर दिया। क्या हुआ? तुमने मोटर क्यों रोक ली? पंडित ने इस बार कहते हुए उलझी हुई नजरों से ठाकर की तरफ देखा। मुझे एक और बात याद आ गई है पंडित जी, ठाकर ने कहा। मैं सोच रहा हूँ किसी और पंडित को भी साथ ले जाया जाए, पूजा में जरा रौनक हो जाएगी। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो हम बदेशी साधु और उसके 2 चेलों को भी साथ ले लें। बदेशी साधु? पंडित सोभराज उछल पड़ा। हाँ, बदेशी साधु और उसके 2 चेले, ठाकर ने कहा। अब तुम हमें बताओगे कि वो दोनों कहाँ हैं? मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता, पंडित हकलाया। अब ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि ठाकर सोभराज को पूजा और हवन का बहाना करके अपने साथ क्यों लाया था। बस्ती में शायद पंडित से वो सब कुछ पूछना आसान ना होता जो हम जानना चाहते थे। आबादी से दूर इस वीराने में हमारे बदले हुए तेवर देखकर ये पंडित नफसियाती दबाव में भी आ सकता था, और पंडित पर शायद उसका असर होना भी शुरू हो गया था। तुम सब जानते हो, ठाकुर ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। कल रात वो तुम्हारे घर पर थे और तुम जानते हो कि वो इस वक्त कहाँ हैं। मैं किसी बदेशी साधु को नहीं जानता, पंडित ने जवाब दिया। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैंने ये कहते हुए पतलून के पांचे में से हंजर निकाल लिया। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? पंडित हकला कर रह गया।
उसके चेहरे पर एकदम खौफ के साए उभर आए थे। सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वो बदेशी साधु और उसके चेले कौन हैं और कहाँ छुपे हुए हैं। मैंने हंजर की नोक उसके चेहरे के सामने कर दी। तुम इन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हो, इसलिए कि कल रात वो तुम्हारे मेहमान थे और तुमने उनकी खूब टहल सेवा की थी। मैं कुछ नहीं जानता, पंडित बोला। इस गांव में एक ही मंदिर है और मैं उसका पंडित हूँ, इसलिए वो लोग मेरे घर पर आ गए थे और भोजन करके चले गए थे। ये ऐसे नहीं मानेगा। ठाकर ये कहते हुए नीचे उतर गया। दूसरी तरफ आके उसने दरवाजा खोला और पंडित को बाजू से पकड़कर नीचे खींच लिया और उसके मुंह पर जोरदार घोंसा रसीद कर दिया। पंडित सोबरा चीखता हुआ खड़ा होकर पीछे झाड़ियों में गिरा। झाड़ियों के कांटे चुभे तो एक बार वो फिर चीख उठा और जल्दी से उठ गया। देखो पंडित, वो उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ उस बदेशी साधु के बारे में जानना चाहते हैं। अगर तुम शराफत से उसके बारे में बता दो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर तुमने जिद की तो मैं तुम्हारे बदन के जोड़ जोड़ अलग कर दूंगा। अब जल्दी से जुबान खोल दो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता और कुछ नहीं बताऊंगा, पंडित सोबराज का जवाब था। इस मर्तबा उसका लहजा ठोस था, ना हकलाहट थी और ना खौफ का शायबा। वो ठाकर के सामने तनकर खड़ा हो गया। मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। उसका चेहरा पहले से ज्यादा करख्त हो गया था। पंडित सोबराज की उम्र 40 और 45 के दरमियान रही होगी। वो दरमियानी कद और घुटे हुए जिस्म का मालिक था। इस वक्त वो मुझे आम पंडितों और पुजारियों से मुख्तलिफ नजर आ रहा था। ठाकर चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसने अचानक ही पंडित का हाथ उठा दिया। जैसे ही उसने अचानक ही पंडित पर हाथ उठाया, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका था। पंडित सोबराज ने उसका हाथ ऊपर ही रोक लिया था। मैं अपनी जगह पर बैठे बैठे उछल पड़ा। ठाकर की आंखों में भी उलझन के तासरात उभर आए थे और फिर जो कुछ हुआ वो मेरे लिए हैरत अंगेज था। पंडित ने ठाकर की कलाई को जोरदार झटका दिया और साथ ही उसकी टांग पर ठोकर रसीद कर दी। ठाकर कराहता हुआ झाड़ियों में गिरा। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। ठाकुर जैसा लहीम शहीद आदमी एक ही वार से ढेर हो गया था। मैं छलांग लगाकर गाड़ी से नीचे उतर आया और पंडित को ललकारता हुआ हंजर उठाए उसकी तरफ लपका। मैंने हंजर से हमला करने की कोशिश की तो पंडित ने बड़ी महारत से मेरे हंजर वाले हाथ की कलाई थामकर मेरा हमला नाकाम बना दिया। पंडित की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी। लगता था जैसे मेरी कलाई आहनी शिकंजे में जकड़ी गई हो। मैं कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ना तो गिरफ्त ढीली हुई, वरना पंडित सोबराज ने और ना ही अपनी जगह से हरकत की। वो चट्टान की तरह जमा हुआ था और उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। ठाकुर उठकर पंडित की तरफ लपका तो मैं चीख उठा, नहीं ठाकुर, तुम इस पर हमला नहीं करोगे, इसे अपनी ताकत आजमा लेने दो। ठाकुर 3-4 कदम दूर रुक गया। नहीं नहीं, अपने मित्र को भी अपनी शक्ति आजमा लेने दो। पंडित ने तंजिया लहजे में कहा, तुम दोनों को बड़ा घमंड था अपने आप पर। मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं तुम दोनों को खून थूकने पर मजबूर कर दूंगा। पंडित ने मेरी कलाई को झटका दिया। मेरी मुट्ठी खुल गई और हंजर नीचे गिर गया। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरी कलाई की हड्डी चटक रही हो। इसमें शुबा नहीं कि पंडित सोबराज कसरती बदन का मालिक था और इसमें ताकत होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी गिरफ्त में आहनी शिकंजे जैसी सख्ती। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। हिंदू पंडित और पुजारी बड़ी पुरस्कार कुव्वतों के मालिक होते हैं। ये लोग ऐसी शक्ति हासिल करने के लिए बड़े बड़े कठिन जाप करते हैं। इनमें ऐसी पुरस्कार शक्ति आ जाती है कि कोई आम आदमी इन्हें शिकस्त नहीं दे सकता। मैंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। ऐसी बातें सोचकर मैं किसी नफ्सियाती दबाव में नहीं आना चाहता था। मैंने पंडित की कुव्वत को आजमाने के लिए कलाई को हल्का सा झटका दिया। पंडित ने मेरी कलाई पर गिरफ्त और मजबूत कर ली। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और मैं पंडित की आंखों में झांकने लगा। पंडित भी पलक झपके बगैर मेरी आंखों में देख रहा था।
मैं अपनी जगह पर खड़े खड़े जरा सा उछला और अपना बोझ पीछे की तरफ डालकर दोनों टांगे दोहरी करके ऊपर की तरफ निकाल ली। पंडित झटका लगने से जरा सा आगे को झुका था और इससे पहले कि वो कुछ और समझ सकता, मेरी दोनों टांगे उसकी गर्दन के गिर लिपट गईं। मैंने अपने आप को बाईं तरफ गिरा लिया। हम दोनों कांटेदार झाड़ियों में गिरे। कई कांटे मेरे जिस्म में चुभ गए थे, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ। पंडित ने भी उठने में फुर्ती दिखाई थी। पंडित सोबराज ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं खड़े खड़े अपनी जगह से उछला और इससे पहले कि पंडित मेरे करीब पहुंचता, मेरी साइड किक उसके कंधे से जरा नीचे बाजू पर लगी। वो बिलबिला कर नीचे गिरा, लेकिन इस मर्तबा भी उसने उठने में बड़ी तेजी दिखाई थी। मैंने संभलने का मौका दिए बगैर उसे एक और किक लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने बड़ी फुर्ती से मेरी किक ब्लॉक कर दी और फिर मेरी हर किक को ब्लॉक करता रहा। मैं संभल गया। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। पंडित और मार्शल आर्ट। मैंने सर झटकते हुए अपनी हरीफ सोभराज के लिए पंडित का लफ्ज जहन से निकाल दिया। बुद्ध भिक्षु अगर मार्शल आर्ट में माहिर हो सकते हैं तो एक पंडित क्यों नहीं? मेरे सामने एक पंडित नहीं, मार्शल आर्टिस्ट खड़ा था, जिसने मेरी कई किक्स ब्लॉक की थी। और फिर सोबराज ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। मैंने उसकी एक साइड किक को रोकने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सका। मुझे यूं लगा मेरे पहलू पर वजनी हथौड़े से जोरदार जरब लगाई गई हो। मैं तड़प गया। पंडित की दूसरी किक मेरी टांग की पंडली की तरफ लगी। अगर मैं उछलकर पीछे हटने की कोशिश न करता तो इस जोरदार जरब में पिंडली का गोश्त फट जाता और मैं फिर अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं रह सकता था। पंडित ने आगे बढ़कर एक और किक मारने की कोशिश की थी, मगर मैं बड़ी तेजी से लौट गया, अपनी जगह से हटा और तेजी से उठ गया। पंडित मुझे संभलने का मौका दिए बगैर अपनी जगह से उछला। इस मर्तबा उसने डबल फ्लाइंग किक लगाने की कोशिश की थी। मैंने उसके दोनों पैर हवा में उछाल दिए। वो उल्टी कलाबाजी खाता हुआ नीचे गिरा और फौरन ही संभल गया। मैंने राइट किक का झांसा देकर लेफ्ट किक लगाई और इस मर्तबा पंडित अपना दिफा करने में कामयाब नहीं हो सका। लड़खड़ा गया और संभलने की कोशिश करने लगा। मैंने भी उछलकर उसकी गर्दन पर राउंड हाउस किक लगाई। वो बिलबिलाता हुआ गिर पड़ा। फिर मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। इसमें शुबा नहीं कि वो बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन मैंने भी घास नहीं काटी थी। बैंकॉक में महाराज वांग यांग के नामवर शागिर्दों की मार खाई थी और फिर शाओलिन टेम्पल में रियाजत और तरबियत की सख्तियां झेली थी। ये सब कठिनाइयां मैंने इसलिए बर्दाश्त नहीं की थी कि पंडित सोबराज जैसे मार्शल आर्टिस्ट से मार खा जाऊं। मैंने आखिरी मर्तबा फ्लाइंग किक लगाई। पंडित ने बचने की कोशिश की, मगर मेरा पैर उसकी पेशानी पर लगा। मैंने जॉगर्स पहन रखे थे, जिसके खुरदरे सोल उसकी पेशानी खाल पर लगे और उसकी खाल छिल गई। चीखता हुआ पुश के बल झाड़ियों में गिरा, लेकिन फिर छलांग लगाकर खड़ा हो गया। मैंने एक पैर उसके सीने पर रख दिया। तुम तो हम दोनों को मच्छरों की तरह चुटकी में मसलने जा रहे थे सोबराज, मैंने पैर का दबाव डालते हुए कहा, लेकिन तुम तो खुद ढेर हो गए हो। मैं अगर चाहूं तो तुम्हारे सीने की हड्डियां तोड़ सकता हूं। मैंने पैर का दबाव बढ़ा दिया। उसके सीने पर मेरे पैर का दबाव कुछ ज्यादा ही पड़ गया था। उसका सांस घुटने लगा, चेहरा सुर्ख हो गया और आंखें हल्कू से उबलने लगी। लेकिन तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम हमें इस बदेशी साधु के बारे में बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। बसूरते दीगर बताता हूँ। उसके हलक से फंसी फंसी सी आवाज निकली। मैंने पैर हटा लिया। वो चंद लम्हे उसी हालत में पड़ा गहरे गहरे सांस लेता रहा, फिर उठकर खड़ा हो गया। उसने एक हाथ से पेशानी को सहलाया, फिर हाथ पर खून देखकर उसका चेहरा धुआं हो गया। ठाकर भानोद सिंह इतनी देर में दूर खड़ा तमाशा देखता रहा। मेरा हंजर भी उसके हाथ में था। वो आगे आ गया। वो बदेशी साधु और उसके चेले कहाँ हैं? वो तुम्हारे पास क्यों आए थे? ठाकर ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए सवाल किया। ये सब कुछ हरामी बलवंत सिंह की वजह से हुआ है। मैं उसकी बात न मानता
तो मुझे ये समय न देखना पड़ता। पंडित सोबराज ने कहा। बलवंत सिंह के नाम पर हम दोनों चौंके। मैंने ठाकुर की तरफ देखा, उसकी आंखों में भी चमक उभर आई थी। बलवंत सिंह को कैसे जानते हो? ठाकुर ने पूछा। मैं इस हरामी के खौफ से कई साल से यहाँ इस बस्ती में छुपा बैठा था, लेकिन पिछले साल उसने मुझे खोज निकाला, पंडित सोबराज ने जवाब दिया। फिर उसने जो कहानी सुनाई वो हासी दिलचस्प थी। पंडित सोबराज भी चित्तौड़गढ़ का रहने वाला था। उसका ताल्लुक भी एक खाते पीते घराने से था। बलवंत सिंह उसका दोस्त था। ये लोग चंद और लड़कों के साथ मिलकर मुजरमाना हरकतें करते रहते थे। बलवंत सिंह इस गिरोह का सरगना था। ये लोग आए दिन किसी न किसी लड़की को अगवा करके ले जाते। रात भर भूखे भेड़ियों की तरह उसे बम्बोड़ते रहते और फिर सुबह डरा धमका कर छोड़ देते। ये लोग हमेशा छोटे और नीच घराने की लड़कियों पर हाथ डालते थे और वो लोग इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। बाज़ लोगों ने इनकी ज्यादतियों के खिलाफ पुलिस से भी राब्ता किया था, लेकिन मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद लोगों के सामने नीच लोगों की क्या हैसियत थी। पुलिस उल्टा उन्हीं लोगों को सलाहों के पीछे बंद कर देते या धमकियां देकर भगा देती। एक रात एक बाइज्जत घराने की लड़की बलवंत सिंह और सोबराज के हाथ लग गई। सोबराज के कहने के मुताबिक वो लड़की 13 साल के लगभग रही होगी, लेकिन उसके जिस्म की उठान गजब की थी। ये दोनों उसे बहला फुसला कर शहर से बाहर एक वीरान मंदिर में ले गए और रात भर उसे हवस का निशाना बनाते रहे। वो लड़की ज्यादतियों को बर्दाश्त न कर सकी और उसने दम तोड़ दिया। रात के पिछले पहर वो दोनों उस लड़की की लाश वीरान मंदिर में छोड़कर भाग निकले। सोबराज इस कदर खौफजदा हुआ कि सुबह होने से पहले ही शहर से भी भाग निकला। सबसे पहले उसने जोधपुर के एक मंदिर में पनाह ली। यहाँ पंडितों और पुजारियों की सेवा के बदले उसे खाने को भी मिल जाता था और सर छुपाने को जगह भी मिल गई। तकरीबन 2 महीनों के बाद वो मंदिर में 2 पुलिस वालों को देखकर वहां से भाग निकला। हो सकता है पुलिस वाले किसी और काम से मंदिर में आए हों, लेकिन वो यही समझा कि शायद वो उसकी तलाश में आए हैं और उसने भागने में ही आफियत नजर आई थी। वो 2 साल तक मुख्तलिफ मंदिरों में घूमता रहा। उसके ख्याल में मंदिर ही उसके लिए सबसे ज़्यादा महफूज ठिकाने थे। यहाँ उसे काम भी नहीं करना पड़ता था और मज़े मज़े के खाने भी मिलते थे। वो बाकायदा पुजारी बन गया। उसे धर्म के हवाले से वो सब कुछ सीख लिया था जो एक पुजारी और पंडित के लिए जानना ज़रूरी होता है। 3 साल पहले वो सारस्का आया। उसने सारस्का के जिस मंदिर को ठिकाना बनाया था, वहाँ का पंडित उसकी सेवा से बहुत खुश हुआ। इस दौरान में इस बस्ती के छोटे से पंडित का यहाँ देहांत हो गया। शहर वाले मंदिर के पंडित ने बस्ती का ये मंदिर सोबराज के हवाले कर दिया। सोबराज बहुत खुश था। इस छोटी सी बस्ती में वो अपने आप को बहुत महफूज समझ रहा था। वो पिछले चंद बरसों से जिन मंदिरों में भी गया था वो काली के स्थान थे। इन मंदिरों के पुजारी और पंडित निहायत कठोर और इंतहा पसंद थे और ये सिफ्त सोबराज में भी आ गई। उसे धर्म में तब्दीलियां पसंद नहीं थी। उसके ख्याल में काली के मंदिरों में इंसानों की भेंट भी होनी चाहिए और बेवाह होने वाली औरत को अपने पति की लाश के साथ चिता में जल मरना चाहिए। ये सोबराज के प्रचार का ही नतीजा था कि उस रोज गांव वालों ने एक औरत को उसके पति की लाश के साथ जला डाला था। पुलिस को इसकी इतला मिल गई थी। लड़की के ससुर और बाद दूसरे लोगों को अगरचे पकड़ लिया गया था, लेकिन गंगोली चौधरी वाले चक्कर में ये मामला खट्टा पड़ गया था। पिछले साल पंडित सोबराज कह रहा था सारस्का शहर में बलवंत सिंह से मुठभेड़ हो गई थी। वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। 1 घंटे बाद मैंने उससे अपना पीछा छुड़ा लिया और फिर उसी रात उसे यहाँ बस्ती में अपने मकान के दरवाजे पर देखकर मेरा माथा ठनका था। वो चलना मुँह खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। बलवंत सिंह ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में उस कमसिन लड़की के कत्ल के सिलसिले में मेरा नाम सामने आया था और पुलिस को अब भी मेरी तलाश है। बलवंत सिंह बहुत चालाक आदमी है। पता नहीं उसने अपने आप को कत्ल के इस मामले में किस तरह अलग कर लिया था
और सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ गया था। बहरहाल उसने मुझे तसल्ली दी कि वो मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। और 4 दिन पहले सोबराज एक बार फिर खामोश हो गया, फिर बोला, 4 दिन पहले वो अपने गुरु और एक चेले के साथ मेरे पास आया था। वो खुद भी पुजारी के भेष में था, उसका हुलिया भी बदला हुआ था, और उसके गुरु का दूसरा चेला कोई मर्द नहीं औरत थी, बहुत सुंदर नारी। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।